दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन एक ऐसा विषय है जो ऑनर और वर्कर के बीच के रिश्ते को समझाता है। जैसे हमारे घर में माँ बाप और बच्चों के बीच में तालमेल जरूरी है। एक क्रिकेट टीम में एक मैच में क्रिकेट टीम में जितने खिलाड़ी हैं और उसका जो कोच है उनके बीच में तालमेल जरूरी है और खिलाड़ियों के बीच में तालमेल जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से एक कंपनी में ऑनर और एम्प्लॉयज का तालमेल भी बहुत जरूरी है, तभी हम प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम उसी चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारा ईपीएफओ का कोर्स परचेज नहीं किया है वो जरूर इसको परचेज कर लें, क्योंकि आज ये हमारा डेमो वीडियो है। तो डेमो वीडियो के माध्यम से हम आपको आज समझाएंगे कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, और इसके बाद में हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। और सिलेबस को हम इतने अच्छे से स्टोरी के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर हम औद्योगिक संबंध में इंडस्ट्रियल रिलेशन में पढ़ेंगे क्या क्या। एक कहानी के माध्यम से पढ़ाएंगे आपको। हम हर इस विषय को ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि एक फिल्म देख रहे हो। आप यही सोचेंगे कि आप फिल्म देख रहे हैं और आपको सारी चीजें याद होती चली जाएंगी। तो स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वेब पर। जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया और कोर्स नहीं परचेज किया है वो कोर्स जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स अभी मात्र आपको 399 रुपए में मिल रहा है और इसमें 10% का एडिशनल डिस्काउंट चल रहा है, तो इसको आप लोग परचेज करिए। अदरवाइज इसके प्राइस बहुत ही जल्दी बढ़ने वाले हैं। जैसे ही इसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा प्राइस हो जाएंगे, तो इसको अभी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे? इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में समझेंगे। अच्छा, इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में जब हम समझेंगे तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम पढ़ेंगे क्या क्या, मतलब जो मेन हेडिंग है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एक तो हमें इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन के बारे में पता होना चाहिए। यानी इंट्रोडक्शन यानी परिचय, और डिफिनीशन यानी परिभाषाओं के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्या क्या तत्व हैं, एलिमेंट क्या क्या हैं वो हमें पता होने चाहिए। तत्व यानी एलिमेंट क्या है वो पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन का कैसा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, बदलती हुई अवधारणा क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। इसका हिस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन की हिस्ट्री क्या है, और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कम से कम हमें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी जो औद्योगिक विवाद है वो क्या होता है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, इसकी पीडीएफ यानी आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एग्जाम वेब ऐप नाम से टेलीग्राम चैनल है, एग्जाम वेब के नाम से, तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमसे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। हमारा जो नंबर दिया गया है 9648043168, इस नंबर पर आप कोई पीडीएफ से रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं। पीडीएफ के बाद में आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी, साथ में कोर्स के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। यदि आपका कोई डाउट है तो वहाँ उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में यानी विवाद के बारे में, औद्योगिक विवाद जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, औद्योगिक विवाद जो है उसमें औद्योगिक विवाद में क्या क्या टॉपिक देखने को मिलते हैं, जैसे स्ट्राइक देखने को मिलता है, लॉकआउट देखने को मिलता है, लॉकआउट देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में लेबर वेलफेयर के बारे में यानी जो श्रमिक के बारे में जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। वेलफेयर के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेबर वेलफेयर के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, तो वो सभी चीज़ें भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में हम गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, ट्रेड यूनियन का क्या रोल रहता है, जुडिशरी का क्या रोल रहता है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद में गवर्नमेंट जब कोई रूल बनाती है, कोई रेगुलेशन करती है, कोई लॉ बनाती है यानी कानून या कोड बनाती है, तब उसमें हम पढ़ेंगे लेबर लॉ में। उसको कहाँ पर पढ़ेंगे, उसको हम लेबर लॉ में रखेंगे। अब देखिए, हम सिलेबस को मैंने समझ लिया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब क्या सिलेबस आपको याद हो गया? तो सिलेबस तो आपको याद नहीं हुआ होगा, तो सिलेबस याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम इस विषय को ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि एक फिल्म देख रहे हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ये लाइन बोली थी, तो बिल्कुल अब हम वही बताने वाले हैं। चलिए देखिए, फिल्म जो स्टार्ट होती है तो उसमें कई प्रकार के सीन होते हैं। जैसे फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कौन कौन वहां पर है, कौन अभिनेत्री है, कौन अभिनेता है, ये सब चीजें देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम ये देखते हैं कि फर्स्ट सीन में
हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे रिश्ते की पहचान। आखिर रिश्ते की पहचान है क्या, यानी औद्योगिक औद्योगिक संबंध में जो नियोक्ता और कर्मचारी यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो रिलेशन है, रिश्ता है, इनकी आखिर पहचान कैसे होनी चाहिए, ये सब चीजें देखेंगे। इसके बाद में सेकेंड सीन में देखेंगे कि रिश्ते में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, रिश्ते में क्या क्या चीजें जरूरी है, यानी हम उनके तत्वों के बारे में यानी एलिमेंट के बारे में समझेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो एलिमेंट है उनके बारे में समझेंगे। इसके बाद में समय के साथ साथ रिश्तों में कैसे बदलाव आता है, कैसे कैसे बदलता है, जो चेंजिंग कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में अतीत से आज तक का सफर, यानी पहले कैसा रिश्ता था और आज हमारा कैसा रिश्ता है, ये सब चीजें समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री में समझेंगे, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन की हिस्ट्री में ये चीजें समझेंगे। उसके बाद में जब रिश्ता बिगड़ जाता है तब क्या होता है, यानी फिफ्थ सीन में हम देखेंगे जब रिश्ता बिगड़ जाता है, यानी डिस्प्यूट्स जब आ जाते हैं, विवाद आ जाते हैं नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में, तब क्या क्या सीन होता है, और स्ट्राइक होता है, लॉकआउट होता है। अब स्ट्राइक और लॉकआउट का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि स्ट्राइक और लॉकआउट का मतलब क्या होता है। देखिए, स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि जब जो कर्मचारी है उसका गुस्सा मोड ऑन, यानी जब वो गुस्सा हो जाए या फिर वो काम बंद कर दे, गुस्सा मोड ऑन, क्या होता है ना, गुस्सा मोड एकदम लाल हो जाना, तो गुस्सा मोड ऑन। तो और लॉकआउट क्या होता है, लॉकआउट जब नियोक्ता का गुस्सा मोड ऑन हो जाए, जब गुस्सा मोड किसका ऑन हो जाए, नियोक्ता का, तब होता है लॉकआउट। और जब स्ट्राइक होती है तब किसका गुस्सा मोड ऑन होता है, तब होता है कर्मचारी का गुस्सा मोड ऑन होता है। इसके बाद में छठवें सीन में हम समझेंगे रिश्ता सुधारने वाले जो भी रोल वगैरह हैं, लेबर वेलफेयर से संबंधित कोई चीजें हैं, और गवर्नमेंट का क्या रोल है, ट्रेड यूनियन का क्या रोल है, इन सब चीजों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में और हम किसके बारे में समझेंगे, और हम समझेंगे कि आखिरी सीन में कि भविष्य में हमें इस रिश्ते को यानी औद्योगिक संबंध वाले रिश्ते को और कैसे मजबूत करना चाहिए, हम वो चीज समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में सिलेबस के टॉपिक को हमें कैसे समझाना है, वो सभी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए, हम आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, अगर किसी कंपनी के मालिक और कर्मचारी में कोई बातचीत ना हो तो क्या होगा, अगर क्रिकेट टीम में कोच और खिलाड़ियों का कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे। देखिए, अगर मालिक किसी कंपनी में मालिक और कर्मचारी के बीच में अगर कोई कोऑर्डिनेशन ना हो रहा हो, कोई बातचीत ना हो रही हो, तो क्या हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, जो कर्मचारी हैं वो प्रोडक्शन सही से नहीं करेंगे, और जो मालिक है वो क्या है, जब प्रोडक्शन सही से नहीं होगा, सेलिंग सही से नहीं होगी, तो वो क्या है, वो मजदूरी यानी वेतन भी सही से नहीं देगा। और जब ये दोनों स्थिति ऐसी आएंगी तब क्या होगा, विवाद की स्थिति आती है, विवाद की स्थिति आती है, और विवाद की स्थिति में ये सारी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलेंगी। तो कई प्रकार के नियम और कानून बनाए होते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं औद्योगिक संबंध के बारे में। तो उद्योग, उद्योग क्या होता है, उद्योग में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए, उद्योग में कर्मचारी होगा, नियोक्ता होगा, व्यापार संघ होगा, सरकार होगी और न्यायपालिका होगा। यानी उद्योग के अंतर्गत कर्मचारी यानी एम्प्लॉय आते हैं, नियोक्ता यानी जो एम्प्लॉयों को रखता है यानी नियुक्त करता है, नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर आता है। इसके बाद में एक ट्रेड यूनियन होती है जो कर्मचारियों के उस पे उद्देश्यों पे, या फिर हम कह सकते हैं कर्मचारी जो भी मांग रख रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं, उसका मुद्दा उठाता है, किसके सामने, नियोक्ता के सामने। इसके बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनसे रिलेटेड रूल बनाती है, और जुडिशरी क्या करती है, इन रूलों की रक्षा करती है, जो नियम और कानून बनाए गए उनकी रक्षा करती है। तो इनके बीच में जब आपस में संबंध होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी औद्योगिक संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, औद्योगिक संबंध कहते हैं जब कर्मचारी, नियोक्ता, व्यापार संघ, सरकार और न्यायपालिका के बीच में आपस में संबंध हो जाए तो उसी को हम कहेंगे औद्योगिक संबंध यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा नियोक्ता हो गया, और ये हमारे जितने भी दिए गए वो सब कर्मचारी हो गए, और ये इंडस्ट्री लगी हुई है, और ये इनके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो कि किसने करवा के दिया, गवर्नमेंट ने करा के दिया है। और अगर मान लीजिए कहीं पर कोई दिक्कत आती है इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो कौन बैठा है, जुडिशरी हमारे यहाँ बैठा है, और जुडिशरी क्या करेगा, इसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अपना फैसला सुनाएगा, अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। तो इनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सैलरी को लेकर, इनके संबंधों को लेकर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे,
तो वो सब क्या है, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो औद्योगिक संबंध किसको किसको दर्शाता है, कर्मचारी, नियोक्ता, व्यापार संघ और सरकार और न्यायपालिका के बीच में औद्योगिक संबंध दर्शाता है। अभी हम डिफिनेशन के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझेंगे। अब देखिए औद्योगिक संबंध को हम कैसे समझ सकते हैं, आप ये बताइए कि औद्योगिक संबंध की डिफिनीशन क्या हो सकती है, तत्व इसके क्या हो सकते हैं, तत्व क्या हो सकते हैं, ये आप लोग बताइए। तो एक एग्जाम्पल बताइए, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि स्टोरी बताता हूँ। मान लो फैक्ट्री में मशीनें, मजदूर, मालिक और सरकार और यूनियन, ये 5 लोग एक बोट में बैठकर नदी पार कर रहे हैं। क्या है कि फैक्ट्री में मशीनें हैं, फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में मशीनें, मजदूर, मालिक, सरकार और यूनियन, ये 5 लोग क्या है, अब एक बोट यानी नाव में बैठकर एक नदी पार कर रहे हैं। अगर एक भी सही से रो ना करे या एक भी सही से ना करे, मतलब सही से ना बैठे और इधर उधर हरकत करने लगे, तो क्या हो जाएगी, तो बोट डूब जाएगी। तो क्या केवल वही एक पर्सन बोट नदी में डूबेगा, वही एक पर्सन डूबेगा, वो तो नहीं डूबेगा ना, उसके साथ में जो अन्य 4 लोग और होंगे वो भी तो डूब जाएंगे ना। अगर किसी नदी में एक बोट जा रही है और बोट में वो 5 लोग बैठे हैं और इन 5 में एक व्यक्ति जो ऐसा है वो क्या करे, वो कुछ ना कुछ हरकत कर दे, कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दे, हिलना स्टार्ट कर दे या फिर इधर उधर से कुछ अजीब तरीके से, जैसे भी मतलब बोट डूब सकती है, वो हरकत स्टार्ट कर दे या वो रो में ना बैठे, तो इससे क्या होगा, तो इससे बोट के पलटने के चांस होंगे, बोट डूब जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर हम औद्योगिक संबंध में समझते हैं कि अगर मशीन बंद हो जाएगी तो क्या होगा, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर मजदूर काम नहीं करेंगे, यानी जो श्रमिक हैं, लेबर हैं, वो काम नहीं करेंगे, इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए अगर एक जगह पर सभी लोग हैं, जैसे कि ये मान लीजिए एक फैक्ट्री है, क्या है, एक फैक्ट्री है, अगर इसमें सभी लोग हैं, जैसे मशीन भी अवेलेबल है यहाँ पर, मशीन भी है, साथ में लेबर भी है यहाँ पर, लेबर, इसके बाद में यहाँ पर मालिक भी है यानी ऑनर भी अवेलेबल है यहाँ पर, ऑनर, ऑनर के बाद में यहाँ गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट के बाद में यूनियन भी है। अब आप सोच रहे होंगे सर यूनियन, गवर्नमेंट, ऑनर, लेबर, मशीन, इतने सारे लोग कैसे हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे भी। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि ये अगर 5 लोग एक फैक्ट्री के अंदर हैं, इनके बीच में आपस में क्या है, रिलेशन है यानी संबंध है, और ये किसको दर्शाता है, ये हमारे औद्योगिक संबंध को दर्शाता है। अगर मशीन, लेबर, ऑनर, गवर्नमेंट, यूनियन, इनमें से कोई भी एक काम करना बंद कर दे, सपोज करते हैं, आप सोच रहे होंगे लेबर, मशीन और ऑनर काम करना बंद कर दे, ना करे, लेकिन गवर्नमेंट और यूनियन काम करना बंद हो गए, तो कैसे इनके बीच में डिस्प्यूट या विवाद हो सकता है। चलिए मैं उसी का एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि गवर्नमेंट आपस में काम करना बंद कर दे, गवर्नमेंट आपस में मतलब गवर्नमेंट इनमें काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा, तो देखिए गवर्नमेंट ने कई प्रकार के कोड या रूल बनाए हैं, एक्ट या अधिनियम बनाए हैं, तो उनसे संबंधित क्या है, जैसे अगर सपोज करिए हम वेजेस एक्ट की बात कर लें, मिनिमम वेजेस एक्ट की बात कर लें, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात कर लें अगर, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में क्या है कि एक मजदूर को उसकी न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। और ये बात तो हमारी डीपीएसपी यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें भी दी गई है ये बात है। तो एक मजदूर को न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए ना। अगर समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया एक न्यूनतम मजदूरी, सपोज करिए कि इस फैक्ट्री में किसी चीज का उत्पादन हो रहा है और इन्होंने डिसाइड किया कि एक इसमें कम से कम आपको 18,000 की मजदूरी एक वर्कर को देनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर हटा ले, यहाँ से उद्योग से क्या कर ले, गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस हटा ले, तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में सर ये होगा कि जब गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस हटा लेगी तो मालिक क्या करेगा, क्या मालिक 18,000 सैलरी देगा, वो तो सोचेगा कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा बचा लें, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंपनी मेरी है, सब कुछ मेरा है, मशीनें मैं लेकर आया हूँ, तो हम इसमें ज्यादा से ज्यादा बचाए। तो क्या मालिक तो ये भी तो कर सकता है कि मालिक इनकी सैलरी कम कर दे, 12,000, 14,000 देने लगे। और सपोज करिए कि एक कंपनी में 1,000 बंदा काम कर रहे हैं और सभी की सैलरी 4,000 कम करेगा, तो वो कितने रुपए बचा लेगा एक महीने में, है कि नहीं, ये बात होती है ना। तो इसीलिए आप ये सारी चीजें समझने का प्रयास करिए। अब दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज में यहाँ पर एक चीज ये नजर आता है
कि जो अगर आप सोच रहे होंगे यूनियन अगर अपना काम करना बंद कर दे, तो यूनियन देखिए क्या होता है। यूनियन, अगर यूनियन यानी ट्रेड यूनियन होता है, जो व्यापार संघ होता है, अगर ये अपना काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा। अब ये मान लीजिए कोई भी लेबर के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, लेबर के क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। लेबर के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, लेबर के ऑब्जेक्टिव तो यही हो सकते हैं, या तो उनको सैलरी मिल जाए टाइम से, सारी सैलरी टाइम से मिले, टाइम से, अगर सैलरी टाइम से मिल रही है तो उनको सैलरी के साथ में कभी कभी बोनस भी मिल जाए, बोनस के साथ में अगर बोनस भी उनको मिल रहा है तो उनको क्या है, जो वो एक्स्ट्रा यानी पार्ट एक्स्ट्रा भी वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं तो उसका भी एक्स्ट्रा रुपए उनको मिल जाए। मतलब उनके कई प्रकार के ऐसे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के सामने या डायरेक्ट ऑनर के सामने तो जा नहीं सकते हैं। मान लीजिए फैक्ट्री में ऑनर हमेशा तो आता नहीं होगा, तो ऑनर के सामने डायरेक्ट जा नहीं सकते। जब ऑनर के सामने डायरेक्ट जा नहीं सकते तो वो बात किसके सामने रखेंगे, वो बात अपनी यूनियन के सामने रखेंगे, जो यूनियन लीडर होगा उनके सामने रखेंगे। अब आप एक मूवी का नाम बताइए जिसमें, जो अनिल कपूर की मूवी है, अनिल कपूर की मूवी, तो उसमें वो यूनियन लीडर बनते हैं, आपने देखी होगी मूवी। हालांकि मुझे मूवी का नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट में बताइए कि अनिल कपूर की कौन सी वो मूवी है जिसमें वो यूनियन लीडर बनते हैं और बाद वहां पर मजदूरों के, जो मजदूरों के वेलफेयर के लिए वो बातचीत करते हैं और मालिक से बातचीत करते हैं। मालिक कौन होता है, मालिक तो उनकी खुद की बीवी होती है, वो क्या है, लेकिन फिर भी वो जो उनका रिश्ता होता है, पर्सनल रिश्ता, वो घर तक ही सीमित रहता है। मतलब अगर मूवी में कुछ भी हो वो अलग की बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका रिश्ता घर तक ही सीमित है। लेकिन एक कंपनी के अंदर वो क्या है, एक लोग यूनियन लीडर है और एक लोग ऑनर है। तो जो यूनियन लीडर होगा वो किसके सामने कैसी बात रखेगा, वो रखेगा अपने लेबर्स के बारे में, यानी जो श्रमिक होंगे, यानी जो श्रमिक लोग वहां पर काम कर रहे होंगे उनके उद्देश्यों को वहां पर रखेगा, उनके लाभ के बारे में वहां पर बातें रखेगा ऑनर के सामने, ना कि ऑनर की सुनेगा। और सपोज करिए यूनियन लीडर या यूनियन ही काम करना बंद कर दे, इनसे इनके बीच में आपस में हट जाए, तो लेबर की तो कोई सुनने वाला ही नहीं होगा ना, लेबर की कौन सुनेगा। और जब लेबर की नहीं सुनता और यूनियन लीडर ही क्या करवाता है, यूनियन लीडर ही अक्सर कर देखा होगा स्ट्राइक करवाता है, और उस मूवी में भी स्ट्राइक करवाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, तो जो लेबर के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों को है वो कौन रखता है, गवर्नमेंट के सामने, और जो ऑनर होता है ऑनर के सामने कौन रखता है, एक यूनियन रखती है, जो भी उसका यूनियन लीडर होगा वो रखता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि गवर्नमेंट यूनियन अगर इसमें नहीं है तब भी विवाद हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनर और लेबर और मशीन अगर ना हो तो इनमें सिंपल सी बात है, अगर मशीन नहीं होगी तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो मजदूरी नहीं मिलेगी लेबर को। और अगर यहाँ पर दूसरी चीज, अगर लेबर नहीं है तो लेबर नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं है तो नुकसान किसको होगा, ऑनर को होगा। और जब ऑनर ही नहीं है तो कौन काम करेगा, वो किस बेस से लेबर काम कर लेंगे कि उन्हें सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो तो ये सोचते रहेंगे ना। तो वही चीज समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ विषय के बारे में समझा रहा हूँ, विषय के कुछ डिफिनीशन के बारे में बताऊंगा कि आखिर औद्योगिक संबंध होता क्या है। इसके बाद में हम प्रॉपर क्लास करेंगे और औद्योगिक संबंध बहुत ही कम लेक्चर में आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद में जो मेन टॉपिक रहता है लेबर लॉ, इसी के अंतर्गत आता है। देखिए हाँ, इसको भी एक बार समझ लीजिए। इसको कैसे समझेंगे, सपोज करिए एक हो गया लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, और इसी के अंतर्गत आता है लेबर लॉ। इसी के अंतर्गत क्या आता है, लेबर लॉ। अब देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो कैसा पार्ट है, वो थ्योरी का पार्ट है। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो कैसा पार्ट है, थ्योरी का पार्ट है। जबकि लेबर लॉ जो है वो क्या है, वो प्रैक्टिकल है। वो प्रैक्टिकल कैसे है, वो प्रैक्टिकल सर इस प्रकार से है कि इसके में जो थ्योरी है उसी में उनसे इनमें जो बात की गई, थ्योरी के थ्रू जो बात की गई है वो प्रैक्टिकली होती है। उनके लिए यहाँ पर आपको कोड पढ़ने पड़ेंगे, जो 4 न्यू कोड हैं वो पढ़ने पड़ेंगे 2019-20 में जो आए थे, 2019-20 में। इनके अलावा भी जो इन 4 कोड के अंतर्गत जो कोड आते हैं, और उनमें से भी अभी देखा होगा आपने जो कोड आ रहे हैं वो क्या है, आपको पता होगा कि बहुत से कोड इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो पाए, तो इसीलिए हमें कुछ पुराने कोड भी पढ़ने पड़ेंगे। तो उन पुराने कोड की भी हम आपको लिस्टिंग दे देंगे, जो भी हमें पढ़ने होंगे वो सभी लिस्टिंग दे देंगे। हालांकि जो हमने सिलेबस वाला वीडियो कराया था यूट्यूब पर, तो वहां पर मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया है कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी, कहाँ से पढ़ना है और कितने दिन में पढ़ना है। तो वो सभी चीजें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखते हैं
एम्प्लॉय, यहाँ पर आपको एक ये माइंड मैप सा नजर आ रहा होगा। तो इसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें सिर्फ यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक एम्प्लॉय यानी कर्मचारी और एक एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, इनके बीच में आपस में संबंध होता है, और इनके बीच के संबंधों को के बीच में क्या कौन आता है, गवर्नमेंट आता है। अब गवर्नमेंट के सामने तो ना ही तो एम्प्लॉयर जा सकता है अपनी बात रखने, ना ही तो कर्मचारी जा सकता है। तो उनके लिए कौन होता है, ट्रेड यूनियन होता है। जो ट्रेड यूनियन क्या करता है, ट्रेड यूनियन कर्मचारी जो है वो अपनी बात ट्रेड यूनियन को बताते हैं, ट्रेड यूनियन क्या करता है, एम्प्लॉयर के सामने अपनी बात रखता है, और यहाँ से उसकी दाल नहीं गलती है तो वो सीधे किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है, तब जाके यहाँ पर इसका काम होता है। अब इनके बीच में यानी किसके किसके बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जब कुछ आपस में विवाद हो जाता है, देखिए यहाँ से इसको मैंने इसीलिए कनेक्टिविटी दी है कि इनके बीच में आपस में जब विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तब इसको कौन देखेगा, तब इसको देखेगा कोर्ट यानी न्यायालय देखेगा। तो इस चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे, ये याद करने के लिए मैंने बताया जिससे आपको समझ में आ जाए, सारी चीजें याद हो जाएं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ ऐसे कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, यहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और भी सारी चीजें बता दी जाएंगी। जो भी डाउट है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, और जितने भी जो टीचर आपको पढ़ाएंगे उनके नंबर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप लोग डाउट ले सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर औद्योगिक संबंध की परिभाषा या परिचय के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, आखिर औद्योगिक संबंध, अभी तक मैंने जो बताया उसको हम थ्योरी पार्ट में कवर कर रहे हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक स्टोरी बताई है, उनको अब हम थ्योरी पार्ट में कवर कर रहे हैं। देखिए औद्योगिक संबंध यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या है, उद्योग, दूसरा क्या है, संबंध। एक क्या है, उद्योग यानी इंडस्ट्री, और दूसरा क्या है, रिलेशन यानी संबंध। यहाँ पर इंडस्ट्रियल लिखा है, इंडस्ट्रियल भी ठीक है, वैसे इंडस्ट्री होना चाहिए, इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल भी ठीक है, इंडस्ट्री या उद्योग या इंडस्ट्रियल या औद्योगिक। तो इनके बीच में जो संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम औद्योगिक संबंध बोलते हैं। अब देखिए औद्योगिक क्या होता है, औद्योग क्या होता है, उत्पादक गतिविधि में जिसमें एक व्यक्ति या समूह संलग्न हो उसे हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। उद्योग जैसे मान लीजिए आपने कंपनी खोली, एक फैक्ट्री खोली है जिसमें किसका उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें पेन बनाने का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये आपका उद्योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री यानी उद्योग हो जाएगा। इसके बाद में अब पेन बनाने के लिए आप अकेले तो बना नहीं रहे होंगे, आप कुछ ना कुछ कर्मचारी रखेंगे। तो जब कर्मचारी रखेंगे, जो कामगार रखेंगे उसमें, तो उनके बीच में और उद्योग के बीच में जो आपस में संबंध होगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम औद्योगिक संबंध बोलते हैं। रिलेशन का मतलब क्या होता है, उद्योग के अंदर नियोक्ता और उसके कामगारों के बीच मौजूद संबंध को हम क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं, वो संबंध होता है। अब जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये आपस में औद्योगिक संबंध कहलाते हैं। अब नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होता कैसा है, अच्छा, जब नियोक्ता और कर्मचारी को संबंध को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी चाहिए, आखिर कंपनी के अंदर नियोक्ता क्या चाहता है, यानी औद्योगिक संबंध के अंदर नियोक्ता और कर्मचारी का जो संबंध बताता है उसमें नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर क्या चाहता है और कर्मचारी यानी एम्प्लॉय क्या चाहता है। देखिए एम्प्लॉय की अगर हम बात करें, कर्मचारी की बात करें, तो वो उद्योग से क्या चाहेगा, वो प्रशिक्षण चाहेगा कि उसे कुछ ना कुछ नई नई चीजें सिखाई जाएं। वो नौकरी की सुरक्षा चाहेगा, उसे नौकरी की सुरक्षा दी जाए कि वो जब तक वो अपना काम करना चाहे, यहाँ पर काम करना चाहे, वो काम कर सकता है, जब तक वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है वो काम कर सकता है। एक बेहतर कार्यस्थल मिले उन्हें, उद्योग करने में एक बेहतर कार्यस्थल मिले जिससे वो हमेशा स्वस्थ रहें। इसके बाद में एक बेहतर वेतन की इच्छा रखता है। तो कर्मचारी एक उद्योग में यही इच्छा रखता है कि उसे दिन प्रतिदिन प्रशिक्षण मिले। जैसे कि देखा होगा आपने कि डिजिटल हो रहा है इंडिया, या फिर कई हर जगह पर डिजिटल हो रहा है, तो इसमें क्या रहता है कि डिजिटलाइजेशन में मशीनें आ रही हैं, मशीनों का निर्माण हो रहा है। अब ज्यादातर काम क्या है, मशीनों से हो रहे हैं। अब जो बहुत से ऐसे लोग हैं पुराने, और देखा होगा कई जगह पर कई फैक्ट्री होती हैं जहां पर जो मजदूर होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, मतलब अनस्किल्ड लेबर होते हैं। तो उन्हें जब कोई ना कोई स्किल सिखाई जाएगी तो वो बेरोजगार नहीं होंगे,
वो सारी चीजें समझते रहेंगे। तो वो जब बेरोजगार नहीं होंगे तो वो सारी चीजें समझेंगे, तो इससे क्या है, उनकी बेरोजगारी नहीं होगी और साथ में जब उन्हें प्रशिक्षण मिलेगा तो उनकी नौकरी की सुरक्षा भी बनी रहेगी। यानी जो उनकी जो सिक्योरिटी किसकी है, जो जॉब सिक्योरिटी है वो एकदम पीक पर रहेगी, जॉब सिक्योरिटी बनी रहेगी। और उनको एक बेहतर कार्यस्थल चाहिए, जैसे पॉल्यूशन ना हो, गर्मी है तो वहां पर पंखा लगाओ, एटलीस्ट पंखा तो लगा ही होना चाहिए, कूलर या पंखा, एसी नहीं लगी है तो कूलर या पंखा तो लगा होना चाहिए। एक बेहतर कार्यस्थल होना चाहिए और एक बेहतर वेतन भी, अगर वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से एक उनको वेतन भी मिलना चाहिए। इसके बाद में नियोक्ता क्या चाहता है, नियोक्ता चाहता है एक बेहतर उत्पादकता। अगर वो कम मजदूरों को वेतन दे रहा है, बेहतर कार्यस्थल दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है, अच्छा वेतन दे रहा है, तो वो भी तो चाहेगा कि हमारा प्रोडक्टिविटी हो, हमारा जो प्रोडक्शन हो वो बहुत ज्यादा हो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। और जब ज्यादा लाभ होगा तभी तो वो बेहतर वेतन दे पाएगा। तो नियोक्ता भी तो चाहता, क्योंकि देखिए नियोक्ता भी कहीं ना कहीं अपनी चीजें सोचता है, वो भी उसको भी कोई ना कोई चीज चाहिए। और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है कि दोनों लोगों के बीच में, नियोक्ता और कर्मचारी में, दोनों लोगों के बीच में आपस में क्या होना चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए। अब वो संबंध किस प्रकार से अच्छे होने चाहिए वो तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला क्या चाहेगा, पहला तो वो चाहेगा कि उत्पादकता अच्छी हो, हितों में विवाद ना हो, कोई भी बात हो तो उसमें आपस में यानी विवाद नहीं होने चाहिए। अब इसके बाद में कानून का संरक्षण हो और लचीलापन बना रहे, लचीला यानी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, और कानून का संरक्षण भी बना रहे। जो कानून रूल बना रही है, एक्ट या नियम पारित हो रहे हैं, अधिनियम पारित हो रहे हैं, वो वहां पर उनका संरक्षण बना रहे, वो होते रहे। अच्छा, मैं एक आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे कि औद्योगिक संबंध में मैंने आपको सारी चीजें बताई। अब क्या आप एक किसी ने कोई शादी अटेंड की है, क्या आपने एक मैरिज अटेंड की है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। क्या किसी ने मैरिज अटेंड की है, तो आप लोगों में से ऐसा कोई नहीं होगा शायद जिसने मैरिज अटेंड ना की हो। देखिए एक मैरिज में क्या क्या होता है, एक शादी में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे सर, दूल्हा और दुल्हन होते हैं। कौन होता है, दूल्हा और दुल्हन होती है, दूल्हा और दुल्हन। तो बस इतना ही लिखूंगा मैं, दूल्हा और दुल्हन। एक तो सबसे पहले तो ये होता है। दूसरे नंबर पर क्या होता है, शादी का माहौल भी तो होता है, गाने बजते हैं, कहीं बहुत से छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, तो शादी का माहौल होता है। तीसरे नंबर पर क्या होता है, कुछ ना कुछ बजट भी तो आता है, रुपए भी तो खर्च होता है, यानी कैपिटल भी तो होती है, रुपए भी तो खर्च होता है, तो कैपिटल होती है। चौथे नंबर पर क्या होता है, रिश्तेदार होते हैं। क्या होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। अब देखिए, इनमें से अगर कोई भी एलिमेंट मिसिंग है, यानी कोई भी एलिमेंट मिसिंग है, तो क्या है, शादी नहीं हो पाती है। अगर मान लो सपोज करते हैं शादी हो भी जाएगी, अगर रिश्तेदार नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि सर रिश्तेदार नहीं होते, लोग मंदिर में कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं, तो कोई ना कोई तो होता होगा। अब फिर सोच रहे होंगे कि आपने कई केस ऐसे भी सुने होंगे कि लोग बिना किसी को बताए या बिना किसी को बुलाए भी कोर्ट में शादी कर लेते हैं, तो क्या वो जीवन पर्यंत खुश रह पाते हैं? उनके बीच में अक्सर कर उनके घर वालों के बीच, उनके रिश्तेदारों के बीच में विवाद भी तो बना रहता है ना हमेशा। तो यहीं पर आपको चीजें समझनी होंगी। अगर ये मैरिज के लिए, शादी विवाह के लिए ये चारों एलिमेंट होने बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल रिलेशन में सभी एलिमेंट बहुत जरूरी हैं। अब दूल्हा दुल्हन कौन हो गए, सर दूल्हा दुल्हन ने आप किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं दूल्हा दुल्हन को लेकर, किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का, और किसका, एम्प्लॉयर का, यानी कर्मचारी और नियोक्ता का एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूल्हा दुल्हन कौन है, ये लोग हैं। शादी के माहौल से संबंधित क्या है, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जो औद्योगिक परिवेश है, औद्योगिक पर्यावरण है, वो कैसा है, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट कैसा है, तो उससे संबंध हम ले रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद में बजट का मतलब क्या है, बजट का मतलब ये है कि जो हम वेजेस यानी वेतन देते हैं, भत्ता देते हैं, मजदूरी देते हैं, जो मजदूरी देते हैं, मजदूरी भी तो देंगे ना, जब हम किसी से काम कराएंगे तो मजदूरी भी देंगे, तो हम जो मजदूरी देते हैं उससे संबंधित क्या बजट है। अब फिर रिश्तेदार से संबंधित क्या है, तो जो गवर्नमेंट होती है, जो यूनियन होता है, वो क्या है, वो रिश्तेदार हैं। तो इनके बीच में आपस में संबंध तो होना जरूरी है, और इसी को हम क्या कहते हैं,
औद्योगिक संबंध कहते हैं। जिस प्रकार से इन सभी एलिमेंट की वजह से एक शादी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, शादी नहीं हो सकती है, शादी अधूरी रह जाती है, उसी प्रकार से ये जितने भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में एलिमेंट दिए गए हैं, अगर ये नहीं होंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी औद्योगिक संबंध सक्सेसफुल नहीं होगा, ये भी अधूरा रह जाएगा और विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। चलिए अब हम थ्योरी पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम औद्योगिक संबंध के परिचय के बारे में समझते हैं। मैंने जितना भी आपको अभी तक पढ़ाया है, जो भी समझाया है आपको, वो सभी अब हम थ्योरी में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? औद्योगिक संबंध के बारे में। औद्योगिक संबंध क्या कहता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन क्रमशः दो शब्दों से, कौन कौन से? उद्योग और संबंध से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? ऐसे संबंध से है जो नियोजक और नियोक्ता के बीच, किसके किसके बीच? नियोजक और नियोक्ता के बीच किसी उद्योग में पाया जाता है। किसी उद्योग में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, किसके किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। देखिए मैंने जो साइन लगाया है वो किस प्रकार से लगाया है, ये भी आप चीज समझिएगा। दोनों के बीच में, मतलब एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो इसी की स्थिति को हम क्या कहते हैं? औद्योगिक संबंध बोलते हैं। अर्थात क्या बोलते हैं? उद्योग में जो पाया जाता है, उनके बीच में जो संबंध पाया जाता है, यानी जो नियोजन की शर्तें होती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होती हैं, उन पर आधारित ये होता है, उसी को हम कहते हैं औद्योगिक संबंध कहते हैं। औद्योगिक संबंध किस पर आधारित होता है? एम्प्लॉयमेंट कंडीशन यानी नियोजन की शर्तों पर आधारित होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नियोजन की शर्तों पर कैसे आधारित होगा? तो नियोजन की शर्तों पर इस प्रकार से आधारित होता है, चलिए समझते हैं। नियोजन की शर्तों पर आधारित होता है कि सपोज करिए कि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में आपको बताया गया कि आपको 20,000 रुपए सैलरी मिलेगी पर मंथ के हिसाब से, और सारी चीजें वहीं क्लियर कर दी गई, सब कुछ वहीं बता दिया गया। बाद में क्या होता है? एट लास्ट जब आपकी सैलरी का टाइम होता है, तो क्या होता है? जब सैलरी का टाइम होता है तब आपको क्या मिल रही है? 15,000 मिल रही है सैलरी। तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में नियोजन की जो शर्त है वो काम नहीं करती है, और जब नियोजन की शर्त काम नहीं करेगी तो क्या आप वहां पर काम कर पाएंगे? तो आप वहां पर काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जब नियोजन की शर्त ही काम नहीं कर रही है, नियोजन की शर्तें ना ही काम कर रही हैं, तो यहाँ पर आप भी काम नहीं कर सकते, यानी मजदूर भी वहां पर काम नहीं कर सकता जब उसकी सैलरी ही नहीं मिलेगी। तो या तो अगर आप काम करेंगे तो क्या करेंगे? आप सैलरी को लेकर अपनी स्ट्राइक करेंगे, यानी हड़ताल करेंगे कि हमें हमारी सैलरी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हर एक पॉइंट को मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देकर, रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा ना, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आप एक बार अपना कोर्स परचेज करिए, कोर्स परचेज करने के बाद में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बार मैं कोर्स के बारे में भी ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, शायद आपको नहीं पता होगा। चलिए देखते हैं कोर्स के बारे में क्या क्या है। देखिए ये यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स है, जो कि आपके फॉर्म भी पड़ चुके हैं। 18 तारीख लास्ट डेट है, जिसने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म जरूर अप्लाई कर ले। ये कोर्स आपको मात्र 399 रुपए में मिल रहा है। अगर आप इसको अभी परचेज कर रहे हैं और पहली बार कोर्स परचेज कर रहे हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। न्यू 10 कूपन कोड यूज करिएगा, यानी 10% आपको लगभग डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। तो ये कोर्स आपको 359 में पड़ जाएगा। तो इस कोर्स को जल्दी से परचेज करिए, और एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको सामने ये कोर्स रखा गया है, जिसमें आपको हिंदी माध्यम में संपूर्ण कक्षाएं दी जाएंगी। साथ में जो हमारा सिलेबस होगा वो किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये वाला वीडियो देख रहे हैं, सेम वैसे ही आपका सिलेबस भी पूरा किया जाएगा। टॉपिक वाइज और स्ट्रक्चर और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराई जाएगी। क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा हर एक चीज का, हिंदी भाषा में, बहुत ही सिंपल आसान हिंदी भाषा में, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे। टॉपिक वाइज क्विज कराए जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है हाई क्वालिटी पीडीएफ विद हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपको दी जाएंगी, और बहुत से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी देखने को मिल रहे होंगे। इन्फोग्राफिक्स में हम डेली एक ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं और उसको पूरा करते हैं। तो ये कोर्स है हमारा। इस कोर्स को अभी तक आपने परचेज नहीं किया तो परचेज कर लीजिए। 15 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी परचेज करिए। और बैच के बारे में इंफॉर्मेशन आपको, यानी आपको मिल जाएगी, आपको बहुत ही जल्द बैच के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे बैच में ही मिल जाएगी। वहां से आप लोग इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं कि कब तक आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी।
चलिए, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर मैं थ्योरी पार्ट इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको समझा दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो सारी चीजें भी हमें कवर करनी है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम क्या है, क्रिकाल्डी। तो इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, स्पिरिट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। स्पिरिट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इनकी ये पुस्तक है, और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में कहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन रिफर्स टू दैट रिलेशनशिप विच ग्रोज इन एन इंडस्ट्री बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। यानी किसी उद्योग के अंतर्गत श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच जो संबंध विकसित होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, औद्योगिक संबंध कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी उद्योग के अंतर्गत श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच जो संबंध विकसित होता है उसे हम औद्योगिक संबंध कहते हैं, ऐसा किसने कहा है, या फिर ऐसा क्रिकाल्डी की कौन सी पुस्तक में ये बात कही गई है, या फिर पुस्तक का नाम पूछ लिया जाएगा, या फिर क्या पूछ लिया जाएगा, उस व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाएगा जिसने ये बात पर परिभाषा दी है। तो ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए अब हम औद्योगिक संबंध की परिभाषा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। औद्योगिक संबंध की अनेक परिभाषाएं हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, उन्हीं को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार तो चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। फिर भी मेरा धर्म ये है कि मैंने एक बार इसे पढ़ लेना है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति हुए हैं H.A. क्लैग। तो H.A. क्लैग की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड नेशनलाइजेशन। तो इनकी ये पुस्तक है, और इनके अनुसार इन्होंने इस पुस्तक में कहा है, औद्योगिक संबंध में श्रमिकों और उनकी संस्थाओं, नियोजक और उनकी संस्थाओं के साथ राज्य जैसी संस्था का भी अध्ययन किया जाता है। यानी राज्य जैसी संस्था क्या मतलब क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब है, किसका मतलब है, गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं वो भी तो यहाँ पर औद्योगिक संबंध में चीजें देखती हैं। आपने सुना होगा कई संस्थाएं ऐसी होती हैं, जैसे अगर मैं राज्य की बात करूं तो वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या है, विश्व श्रम संगठन। जो वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, WLO है, वो किसके लिए काम करता है, वो तो जो दुनिया भर में जितने भी लेबर हैं उनके उनके वेलफेयर के लिए तो ये काम करता है ना। तो उस H.A. क्लैग ने यही बात कही है कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी और नेशनलाइजेशन इनकी एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में इन्होंने कहा है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है इसमें श्रमिकों और उनकी संस्थाओं, यानी श्रमिकों और उनकी संस्थाओं, और नियोजक और उनकी संस्थाओं, नियोजक के लिए भी यानी एम्प्लॉयर के लिए भी संस्थाएं हैं बहुत सी। देखिए अगर श्रमिक के लिए इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, जैसे WLO बताया मैंने, ऐसे नियोजक के लिए भी तो बहुत सी संस्थाएं होंगी। नियोजक के लिए भी जैसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो ये सब क्या है, ये सब नियोजक हो गया और श्रमिक हो गए, इनकी संस्थाएं हैं। और इनकी संस्थाओं के साथ साथ गवर्नमेंट जैसी संस्था भी, अगर इनका भी अध्ययन कर लिया जाए तो इन्हीं सबको मिला के जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम औद्योगिक संबंध कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के अनुसार औद्योगिक संबंध से उत्पादन में सामाजिक संबंधों का बोध होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2017 में शायद ये पूछा गया था। औद्योगिक संबंध से उत्पादन में सामाजिक संबंधों का बोध होता है, ये बात किसने कही है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने ये बात कही है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी डिफाइंड एज सोशल रिलेशन इन प्रोडक्शन, सोशल रिलेशन इन प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन जो मैंने मॉक इंटरव्यू रखा था, मॉक टेस्ट रखा था, मॉक टेस्ट में भी ये आपको रखा है, और मॉक टेस्ट की PDF अपलोड कर दी गई, वहां से जाकर आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। PH कैसलमैन ने क्या बात कही है, इनके अनुसार औद्योगिक संबंध उद्योग के नियोजकों और कर्मचारियों के बीच का संबंध होता है। यानी सभी ने लगभग सेम बात कही है। औद्योगिक संबंध जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में ये संबंध होता है। औद्योगिक संबंध जो होता है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यानी कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में संबंध होता है। अब इनके बीच में जो संबंध है, इसके अंतर्गत विभिन्न श्रम संघों, राज्य श्रम संघों एवं नियोजकों और सरकार के बीच संबंध सम्मिलित होते हैं, उसको ही परिभाषित किया है। PH कैसलमैन ने ये बात कही है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग इंग्लिश में ये वाली डेफिनेशन देख सकते हैं।
औद्योगिक संबंध के समान तत्व कौन कौन से हैं, यानी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो औद्योगिक वातावरण होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, एक अच्छा वातावरण जहां पर उद्योग अच्छे से हो सके, वैसा वातावरण होना चाहिए। और औद्योगिक संबंध के लिए सबसे जरूरी भी होता है औद्योगिक वातावरण का होना, बहुत ही आवश्यक होता है। बिना उद्योग के औद्योगिक संबंध की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। जब तक कोई उद्योग नहीं होगा, कोई वातावरण अच्छा नहीं होगा, तो उसके बिना तो कोई चीज की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है, यानी औद्योगिक संबंध की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। अगर वातावरण बिगड़ेगा तो क्या है, मजदूर वहां काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, वहां छोड़ के चले आएंगे। अब आप सोचिए कि आपको ऐसी जगह पर काम पे लगाया जा रहा है जहां पर आपको सैलरी भी कम मिल रही है, या सैलरी तो ठीक मिल रही है लेकिन वातावरण अच्छा नहीं है। वातावरण कैसे कि जून के महीने में आपको आग के सामने बैठा दिया जाए, या फिर कह दिया जाए कि चलती ट्रेन में, आपने ऐसे कई जोक भी सुने होंगे कि चलती ट्रेन में आगे बैठ जाओ लैंप लेकर, या फिर ऐसे बोल दिया जाता है कि वायर साफ कर दो, जो ट्रेन के ऊपर वायर लगे होते हैं वो साफ कर दो। ऐसे बहुत सी, तो क्या ऐसी जगह पे काम कर पाएंगे ना? तो ये इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, औद्योगिक वातावरण बिल्कुल नहीं है। हालांकि ये सब मजाक की बातें हैं, वो तो सिर्फ मजाक में समझाने के लिए मैं बोल भी रहा हूँ। तो औद्योगिक वातावरण का होना बहुत जरूरी है। नियोजक और कर्मचारी का अस्तित्व होना बहुत जरूरी है। औद्योगिक संबंध मुख्य रूप से नियोजक और कर्मचारी के बीच का ही संबंध होता है, और ऐसे में इनका अस्तित्व आवश्यक है। एक कंपनी में नियोजक यानी जो ऑनर है वो भी होना चाहिए, साथ में उसके साथ में कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके बीच में आपस में अस्तित्व होना जरूरी है, वो लोग तो होने ही चाहिए। अकेला नियोजक भी कुछ नहीं कर सकता है और अकेले कर्मचारी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में अब मजदूरी संबंध के बारे में अगर बात करें, तो मजदूरी संबंध के अंतर्गत औद्योगिक संबंध स्थापित होता है, क्योंकि उद्योग के सभी कार्य जो हैं वो मजदूरी से संबंधित ही होते हैं। अगर कोई भी मजदूर है वहां पर काम करेगा, उद्योग में काम करेगा, तो वो किसके लिए काम करेगा? रुपए के लिए, वेतन के लिए, यानी मजदूरी के लिए काम करेगा। तो जब अगर उन्हें मजदूरी ही नहीं मिलेगी तो क्या वो काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और जब वो काम नहीं करेंगे तो उत्पादन भी नहीं हो पाएगा, और जब उत्पादन नहीं हो पाएगा, ना ही तो देश का विकास होगा, ना ही तो उस पर्टिकुलर ऑनर का विकास होगा जिसकी वो कंपनी होगी या फैक्ट्री होगी। इसके बाद में वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय इत्यादि, यानी कॉमर्स, बिजनेस, ट्रेड, ईटीसी, कोई भी उद्योग लाभ कमाने की दृष्टि से ही चलाया जाता है। अगर आप भी कोई भी उद्योग चला रहे हैं तो क्या करेंगे? लाभ कमाने की दृष्टि से चलाएंगे उसको। अगर आपने, मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि आप एक फैक्ट्री खोलेंगे और उसमें पेन का प्रोडक्शन करेंगे, तो जब पेन का प्रोडक्शन आप करेंगे तो उसमें आप क्या सोचेंगे? यही तो सोचेंगे ना कि पेन का हम प्रोडक्शन इतना करें कि हम सारी चीजें, सारे एक्सपेंडिचर निकाल के, सारे खर्चे निकाल कर कुछ ना कुछ हमें लाभ हो जाए। तो लाभ कमाने के लिए ही सारे बिजनेस किए जाते हैं, और ऐसा शायद कोई भी नहीं है। आप भी तो लाभ कमाने के लिए ही तो कुछ ना कुछ लाभ कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, और मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो भी कुछ ना कुछ लाभ कमाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, हर एक चीज कहीं ना कहीं लाभ से जुड़ी है, प्रॉफिट से जुड़ी है। कि अब वो अलग बात है, किसी का कैसा भी प्रॉफिट हो सकता है, किसी का कम प्रॉफिट हो सकता है, किसी का ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, किसी की बुद्धि का विकास हो सकता है, किसी का रुपयों से विकास हो सकता है। मतलब हर तरीके से विकास या प्रॉफिट होना ही होना है। जब भी आप कुछ ना कुछ काम करेंगे तो आपको विकास मिलेगा ही, यानी आपका प्रॉफिट होगा ही। तो अब जब लाभ कमाने की दृष्टि से किया जा रहा है तो उस दृष्टि में वाणिज्य, व्यापार की अहम भूमिका रहती है। वाणिज्य यानी कॉमर्स, और व्यापार यानी बिजनेस की अहम भूमिका रहेगी। सोच रहे होंगे कि अहम भूमिका इनकी कैसे हो सकती है? तो अहम भूमिका इनकी ऐसे ही हो सकती है कि अगर ये दोनों नहीं, कॉमर्स नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, तो क्या जो चीज का प्रोडक्शन हुआ वो पहुंच पाएगा? बिजनेस के थ्रू, यानी जो डीलर होते हैं उनके थ्रू ही बिजनेस किया जाता है, उन्हीं के थ्रू तो वो प्रोडक्ट हर जगह पर पहुंचता है। तो जब यही नहीं होंगे तो उनसे लाभ नहीं होगा, और जब लाभ नहीं होगा, जब लाभ ही नहीं होगा, तो वहां पर वो जो मेन ऑनर होगा वो सैलरी क्या देगा? सैलरी दे नहीं पाएगा किसी को, और जब सैलरी किसी को नहीं दे पाएगा तो वो काम भी अच्छे से नहीं चलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, हम औद्योगिक संबंध की बदलती हुई अवधारणा के बारे में समझेंगे, और केवल इसी डायग्राम को समझेंगे। उसके बाद में अगली क्लास में हम औद्योगिक संबंध की जो बदलती हुई अवधारणा है उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखिए क्या है औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध में जो पहला स्टेज आता है वो क्या आता है? प्रत्यक्ष संबंध का। दूसरा स्टेज आता है अप्रत्यक्ष संबंध का। तीसरा स्टेज आता है त्रिपक्षीय संबंध का। और चौथा स्टेज जो आता है, स्तर आता है, वो आता है विभिन्न निकायों के साथ संबंध। यानी बहुत सी ऐसी बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो उनके साथ में संबंध के बारे में दर्शाता है। तो उनके बारे में हम समझेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको एक से दो एग्जाम्पल देकर बताऊं कि
प्रत्यक्ष संबंध क्या होता है? यानी प्रत्यक्ष संबंध क्या होता है? जब नियोजक और श्रमिक के बीच में आपस में विचार विमर्श के माध्यम से कोई समस्या या समाधान आ रही है तो उसका समाधान करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं विचार विमर्श के माध्यम से आपस में मिलकर, तो वो क्या होता है? वो प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब वहीं पर कोई ना कोई ट्रेड यूनियन आ गया, कोई मैनेजमेंट अथॉरिटी आ गई, वो नियोजक और कर्मचारियों के बीच में अगर समझौता करा रही है, समाधान करा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम अप्रत्यक्ष संबंध बोलते हैं। त्रिपक्षीय संबंध क्या होता है? कि जब नियोजक प्रबंधन और श्रमिक संघ, यानी नियोजक प्रबंधन, जब एम्प्लॉयर मैनेजमेंट और लेबर ट्रेड यूनियन है, ये आपस में मिलकर इनका समझौता, अगर बीच में इनके बीच में विवाद हुआ है तो इनके बीच में विवाद को गवर्नमेंट सुलझाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय स्तर कहते हैं, त्रिपक्षीय संबंध कहते हैं। इसके बाद में जो हमारा अगला और चौथा है वो कौन सा है? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप यहाँ पर 4 नंबर कर लीजिए। अगली पीडीएफ में मैं आपको यहाँ पर सही करके दे दूंगा और टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए 4th नंबर पे क्या है? विभिन्न निकायों के साथ संबंध। अब देखिए विभिन्न निकायों के साथ भी संबंध होता है, जैसे मजदूर संघ हो गया यानी लेबर फेडरेशन हो गया, न्यायालय हो गया, स्वैच्छिक निकाय जो वॉलंटरी एजेंसी होती हैं, इनके बीच इनसे रिलेटेड कोई ना कोई संबंध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कोई भी मतभेद होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो ये आपस में बातचीत करके न्यायालय में जाकर, मजदूर संघ में जाकर और स्वैच्छिक निकाय में जाकर आपस में बातचीत करके मामला सुलझा लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें व्हाट्सएप पर कमेंट में जरूर बताएं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके जरूर बताएं। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितने भी नए चैनल हैं, नए साथी हैं जो चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और लास्ट टाइम में मैं कह रहा हूँ, आप लोग जल्दी से जल्दी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोर्स का प्राइस बहुत जल्द बढ़ने वाला है, और अभी एक मात्र अफोर्डेबल प्राइस में देखिए 400 रुपए यानी 359 रुपए का है, 359 का। 359 में अगर आप सही से खाने भी जाएंगे ना एक अच्छी जगह पर, तो आप एक पिज्जा भी नहीं खा सकते हैं। यहाँ पर तो आपको लाइव बनाने के लिए पूरा पूरा कोर्स दे रहे हैं हम, और कंप्लीट सिलेबस कवर करा रहे हैं हिंदी माध्यम में। वैसे भी हिंदी माध्यम के लिए जो सोर्सेस हैं वो बहुत कम अवेलेबल है, रिसोर्सेज, तो उसी रिसोर्सेज को हम इकट्ठा करके आपको एक जगह पर दे रहे हैं मात्र 359 रुपए में। तो जल्दी से परचेज कर लीजिए, देर किस बात की, अभी परचेज करिए। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट और कूपन के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच, वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।